everyone, welcome to our YouTube channel वासुदेवा एजुकेशन। हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब उसके आगे वाले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण और किसका? पृथ्वी का। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ। तो गुरुत्वाकर्षण बल था वो दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल था। अब गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में जब क्या देखते हैं कि जब दो मास थे उनके बीच में क्या लग रहा था? एक फोर्स लग रहा था जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे थे। अब वो दो पिंड कोई से भी हो सकते थे और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गुरुत्व की। तो इसमें एक पिंड तो क्या रहेगी? पृथ्वी, और एक दूसरा पिंड क्या रहेगा? कोई भी अदर ऑब्जेक्ट। तो उनके बीच में जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। अब ये हमको पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आता कहाँ से है? अब इसमें देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट है पृथ्वी की ओर गिरता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? जब कोई वस्तु या पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है, तो वह गुरुत्व के प्रभाव में जिस त्वरण से पृथ्वी की ओर आता है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहा कि कोई भी वस्तु है जो पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वो गुरुत्व के प्रभाव में गिरती है, और जिस त्वरण से पृथ्वी की ओर आती है उस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एक तो पृथ्वी की और दूसरी क्या है? कोई भी अदर ऑब्जेक्ट। तो क्या कर लेंगे? ये है हमारी धरती, और ये क्या हो गया? उसका केंद्र। यहाँ से उसकी क्या हो गई? रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्या कर रहे हैं कि कोई भी मास क्या कर रहा है? पृथ्वी की ओर गिर रहा है। तो यहाँ से गिर रहा है तो यहाँ किधर आएगा? वो पृथ्वी की तरफ। तो ये क्या हो गया? एक m मास। अब ये जो मास है और यहाँ से re, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? re, और पृथ्वी का मास कितना हो गया? me। ये अपन ने क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया। अब दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है न्यूटन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या था? F = Gm1 × m2/r²। तो यहाँ पे दो मास क्या हो गए? me, और दूसरा क्या है? स्मॉल m। Gme × m/ दूरी क्या आ जाएगी? रेडियस अर्थ की, तो r का स्क्वायर। ठीक है। अब ये अपन, ये तो क्या हो गया? ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन, उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो पृथ्वी की ओर जो भार लगता है वो कितना लगता है? W = mg। ये अपन जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। या कह दे नीचे की ओर भार, नीचे की ओर भार। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान सिंपल m
और बाहर क्या जाता है उसमें g से मल्टीप्लाई होके w इक्वल टू mg, वो क्या हो जाता है भार, उसमें गुरुत्वीय त्वरण का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वो क्या होता है भार। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है पृथ्वी की ओर या फिर नीचे की ओर भार रहेगा, वो w इक्वल टू क्या रहेगा, w इक्वल टू mg। अब ये जो भार है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F फोर्स के इक्वल, तो क्या लिख देंगे F इक्वल टू W, और यहां से क्या हो जाएगा G M E स्मॉल m अपॉन R E स्क्वायर। अब ये जो भार है वो किसके ऊपर लगेगा, जो भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर आ रही है उसकी तरफ ही खिंचाव रहेगा, तो यहाँ पे क्या है स्मॉल m, तो ये देखो यहाँ दोनों को इक्वल कर देंगे तो m G, m से m कट गया तो G क्या आ गया, G M E अपॉन R E स्क्वायर। अब G क्या है यहाँ पे कैपिटल G, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक, और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वो यहाँ पे देखोगे तो मास, अर्थ का मास आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी का कोई सा भी प्लेनेट लेंगे अपन, उसका क्या आएगा यहाँ पे मास, और वो प्लेनेट और उस पार्टिकल से या फिर ऑब्जेक्ट से दूरी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो मास, उसके ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये केवल प्लेनेट लिया है अपन ने, उसके ऊपर उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि पृथ्वी की ओर कोई भी वस्तु गिरेगी, चाहे कुछ भी ले लो अपन, चाहे एक लोहे का गोला ले लो या बॉल ले लो, खोखला गोला ले लो, वो हमेशा इस जी से ही पृथ्वी की ओर गिरेंगे। यदि उसके चारों तरफ कोई भी, यदि वायु का घर्षण आदि चीजें आदि बल उसको यानी कि डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो वो हमेशा जी से ही नीचे की ओर गिरेंगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये आ गया अपने पास जी का फॉर्मूला। अब इस जी के अंदर ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो जो जी अपन लेते हैं पृथ्वी के लिए वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से सबकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी कितनी थी 6.67 10 टू पावर -11, और अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है, ये लगभग होता है 6 गुणा 10 की पावर 24 kg, ठीक है। अब ये देखो कितना ज्यादा है अर्थ का मास। और आर ई पृथ्वी की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 6400 किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6400 गुणा 10 की पावर 3 का स्क्वायर, आर ई स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसी भी पृथ्वी के ऊपर ये जी का मान कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। मास के लिए अलग रहेगा, वहां पे यहाँ किसका मास आ जाएगा मून का, और नीचे उसकी क्या जाएगी रेडियस। तो ये अपन ने पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण निकाल लिया। अब ये जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जी है उसमें जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसमें क्या चेंज होता है इस जी के मान में, और पृथ्वी के आकार के कारण, और पृथ्वी से नीचे जाए या फिर ऊपर जाए तो जी में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अब जी के मान में परिवर्तन। अब क्या कहा है मैंने कि कब कब होगा इसमें परिवर्तन, पृथ्वी जब घूर्णन करे, ठीक है। और पृथ्वी के ऊंचाई के कारण जी में परिवर्तन, पृथ्वी से नीचे जाए तब उसके जी के मान में परिवर्तन, और चौथा क्या हो जाएगा घूर्णन हो गया और उसके आकार के कारण। तो ये तो क्या था पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह। अब मैं बोल रही हूं कि पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर या फिर गहराई में जाएं, जाने पर
तो क्वेश्चन आता है कि जब पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं, और एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा जब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाए या फिर बात तो वही ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। और ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है। कैसे? ये क्या है? अर्थ। क्या कहा? पृथ्वी की सतह उससे क्या जाए, ये तो होगी उसकी रेडियस आर ही, अब उससे क्या जा रहे हैं नीचे, यानी कि डी डिस्टेंस नीचे गए तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे तो जी पता है अपन को 9.8 होता है, और यहाँ पे डी डिस्टेंस पे जी डैश क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, अब यदि बोले कि पृथ्वी से एच ऊंचाई ऊपर जाए तो यहाँ पे जी डैश क्या हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, ये जी डैश का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है पृथ्वी के आकार के कारण। जी के मान में परिवर्तन। अब पृथ्वी का आकार, अपन क्या बोलते हैं कि पृथ्वी गोलाकार होती है, पर ये गोलाकार परफेक्ट गोलाकार नहीं होती, ये क्या होती है, दीर्घ वर्ताभ होती है। इस तरीके से दीर्घ वर्ताकार, यहाँ से ऐसे। ये तो क्या होंगे इसके पोल, और ये क्या हो जाएगी भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। और ये क्या है, ध्रुव। अब जब इसको देखा गया है कि जो पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की जो दूरी है वो क्या है, भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा की दूरी से क्या होती है, ध्रुवों की जो दूरी है वो कम होती है। ये ध्रुवों की दूरी यहाँ से भूमध्य रेखा से 21 किलोमीटर दूर, 21 किलोमीटर दूरी कम होती है। यानी कि जो पृथ्वी है वो ध्रुवों की साइड तो क्या होती है इस तरीके से चपटी, और भूमध्य रेखा की तरफ क्या रहती है, फूली हुई। तो ये क्या हो गया, पृथ्वी का आकार जो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार। ये परफेक्ट गोला नहीं होता, इस तरीके से दीर्घवृत्ताकार होती है। और ये दूरी है वो ध्रुवों से 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के आकार, अब जो ये जी था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आया था, डिस्टेंस के। अब ये डिस्टेंस क्या है, कम है, और ये वाली क्या है, ज्यादा है। तो जिसके लिए डिस्टेंस कम होगी जी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो जी का मान जाएगा कम। अब डिस्टेंस ज्यादा किसके लिए है, भूमध्य रेखा के लिए, तो जी इक्विटोरियल ई। और डिस्टेंस कम किसके लिए है, ध्रुवों के लिए, जी पी। अब जिसके लिए डिस्टेंस कम रहेगी उसके लिए जी का मान क्या रहेगा, ज्यादा। तो क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के आकार के कारण ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा से ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन। घूर्णन के कारण, अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण ध्रुवों पर क्या रहेगा, जो जी डैश है वो किसके इक्वल रहेगा, जी के। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ध्रुवों पर जी का मान जी के इक्वल ही रहता है। ठीक है, और यदि पृथ्वी, अब ये आ जाता है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, यानी कि जो पृथ्वी है वो रोटेट करना बंद कर दे, तो ध्रुवों पर जी के मान में क्या परिवर्तन रहेगा, वहां पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर जी जी डैश है, क्या परिवर्तन आता है इसमें, कि जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या है, ओमेगा,
पृथ्वी की कोणीय वेग और r क्या है, पृथ्वी की रेडियस। तो इसमें मैंने क्या कहा है कि भूमध्य रेखा पर g डैश का मान तो क्या हो जाएगा, जो इसमें अधिकतम परिवर्तन किस पे होता है, भूमध्य रेखा पे, और ध्रुवों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं ये कह रही हूँ कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, तो घूर्णन करना बंद कर दे तो ये ओमेगा क्या रह जाएगा, 0। तो यही तो है इसकी कोणीय जो वेग होता है, पृथ्वी का कोणीय वेग, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। इसकी कोणीय वेग यूनिट क्या रहेगी, रेडियन पर सेकंड। तो ये पृथ्वी कितने कोणीय वेग से घूर्णन करती है, 7.29 गुना 10⁻⁵। तो अब ये कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, यानी कि ओमेगा, अब इसमें ओमेगा तो है ही नहीं, ये पहले से ही क्या है, g डैश इक्वल टू g, तो इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ध्रुवों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देती है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भाई ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला, तो g डैश क्या हो जाएगा, g के इक्वल। तो अधिकतम परिवर्तन कहाँ पर देखा जाता है, भूमध्य रेखा पर। अब इसी से क्या आता है, पृथ्वी की भारहीनता की स्थिति, पृथ्वी की भारहीनता की स्थिति। अब भारहीनता क्या होती है, जब ग्रेविटी के क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या रहे, 0, तो वो क्या रहेगी, स्वतंत्र रूप से गिरेगी। अब ये जो कंडीशन है बाहर जाएगा कि यदि पृथ्वी के जो रोटेशन हो रहा है उसको इतना ज्यादा कर दे कि भूमध्य रेखा पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो ग्रेविटी को फील ही ना करे, यानी कि वो क्या रहे, हवा में उड़ने लग जाए। तो इसमें क्या रहेगा, यदि पृथ्वी के घूर्णन को इतना ज्यादा कर दें, कितना, 17 गुना ज्यादा, जो ओमेगा था इससे क्या कर दे, 17 गुना ज्यादा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि पृथ्वी के घूर्णन को 17 गुना तेज कर दे तो भूमध्य पर स्थित प्रत्येक वस्तु में भारहीनता की स्थिति होगी। अब भारहीनता क्या होती है कि ग्रेविटी फील ही ना करे, जी की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल भी फील नहीं होगी वहां पे, यानी कि वो क्या रहेंगी, सब वस्तुएं हवा के अंदर रहेंगी, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति। अब इसमें इस तरीके से पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन को बहुत तेज कर दे तो भूमध्य रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भूमध्य रेखा पर उपस्थित वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सारी वस्तुएं क्या करेंगी, ग्रेविटी फील ही नहीं करेगी, वहां पे जी की वैल्यू क्या रहेगी, 0 के इक्वल।